अब देखिए, अब हम लोग न्यू चैप्टर दैट इज सिटीजनशिप पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सिटीजनशिप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर आप लक्ष्मीकांत में देखोगे तो ये चैप्टर 6 है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखो आर्टिकल अगर मैं बताना चाहूँ तो ठीक है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है प्रोवाइड करता है फॉर अ सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप फॉर होल ऑफ द इंडिया। मतलब इंडिया जो है वो सिंगल सिटीजनशिप में बिलीव करता है। सिटीजनशिप जो ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली ग्रांट किया गया था टू एवरी पर्सन हु डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली ग्रांट किया गया था सारे पर्सन को हु डोमिसाइल्ड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ हु वॉज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, आइदर हुज पेरेंट्स वेयर वॉज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और मतलब किसी के पेरेंट्स टेरिटरी ऑफ इंडिया में बर्थ लिए बॉर्न किए हैं, और हु वॉज बीन ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब कब से? 5 साल से। हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली मतलब नॉर्मली वो रहते होंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया में कम से कम 5 साल, जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब देखो, इंडियन सिटीजन जो है हैव द फॉलोइंग राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाइन नॉट टू पोसेसेस। देखो मतलब सॉरी अलाइन एलियन, मतलब इंडियन सिटीजन जो है उनके पास वैसा भी राइट है जो बाहरी के पास नहीं है, एलियन के पास नहीं है, बाहर के देश के लोगों के पास। जिसमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं पार्ट 3 के, जो कि सिर्फ इंडियन पीपल को ही मिलता है, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 एंड 30, है ना। आई होप दैट ये आपको रटा हुआ होना चाहिए ना। ओनली इंडियंस को है ये। ठीक है, वेट, only for Indians. Now, only citizens are eligible for office of President, Vice President, Judge of Supreme Court or High Court, Attorney General, Governor of India, Member of Legislature, etc. अब only citizens have the right to vote. अब देखो, enemy aliens are not entitled to the benefit of procedural provisions in clause 1-2 of article 22 जो रिलेट करते हैं टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब देखो सिटीजन कुछ एक और आया था, देखो आपको ये समझ में आया कि देखो एनिमी जो है उसको बेनिफिट नहीं मिल सकता है जो कि प्रोसीजर प्रोविजन में आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और 2 में प्रेजेंट है। ठीक है, और दोनों क्या कहता है, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 2 वो बेसिकली अरेस्ट और डिटेंशन के लिए वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इन द फॉलोइंग वे। कैसे कैसे आप एज इन एक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिया गया है। देखो, देखा जाए तो सभी पर्सन जो इंडिया में जन्म लिए हैं, पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर, या तो उस दिन या उसके बाद जनवरी 1950, वो क्या है, वो शैल बी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है। जो जनवरी 1950 के बाद जन्म लिए हैं या जब उस वक्त जन्म लिए हैं वो एज एन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है। जैसे कि कैसे हैं, या तो उनके आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, दोनों में से एक, या तो माता या पिता वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जब उनका जन्म हुआ था जनवरी 1950 के बाद, या तो उनके एक पेरेंट्स में से एक इंसान वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मतलब वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद पर्सन जो है बेसिकली हु वाज आउटसाइड इंडिया और ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 शैल बी ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई डिसेंट। तो अब एक तो होता है बाई बर्थ, बाई एक है डिसेंट। डिसेंट कैसे, तो डिसेंट वो है इन केस उनके पिताजी जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया थे एट द टाइम ऑफ द पर्सनस बर्थ, जब वो जन्म ले रहे हैं ना तो उस वक्त उसके पिताजी इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तो बर्थ एज इन वो सिटीजन बाय डिसेंट हो सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग। बाय बर्थ आपको समझ में आ गया कि जब वो जनवरी 1950 में या 1950 के बाद जन्म ले रहे हैं तो उनके या तो माता या तो पिता सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। अब देखो बाय डिसेंट अगर है तो देखो अगर वो बर्थ लेते हैं आफ्टर 26 जनवरी 1950 तो उनके पिताजी जो है वो एज एन इंडियन सिटीजन होने चाहिए बाय बर्थ। ठीक है, अब देखो पर्सन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर
और साथ ही साथ रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कैसे? बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। साथ ही साथ इफ़ ही है सेटिस्फाइज द कंडीशन लेट डाउन, तो जो कंडीशन दिया गया है उसको अगर वो भरपूर कर लेते हैं तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। देखो, एक पर्सन जो इंडिया में रहते हैं, जो 7 साल से ज़्यादा इंडिया में रह चुके हैं, हैविंग एडिक्वेट नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, ये चेंज हो गया है 2014 के बाद, है ना। 2014 के बाद जो रह रहे हैं उनको मिल जाएगा सिटीजनशिप। 7 साल का प्रोविज़न अभी नहीं है, मतलब ये कम कर दिया गया है। तो फिलहाल जो बुक में लिखा हुआ वो पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज वो सीख कर सकते हैं सिटीजनशिप। कैसे? तो वो नेचुरलाइजेशन प्रोवाइड ही इज़ नॉट अ सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री वेयर इंडियन सिटीजन्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग अ सिटीजन बाई नेचुरलाइजेशन। मतलब देखो, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में 7 साल या 7 साल से ज़्यादा रह जाए तो वो एज इन सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन कहला सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे लोग जो उस कंट्री के हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, मान लो वो किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लो पाकिस्तान मान लो, तो अगर मान लो वो वहाँ से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान में प्रोविज़न है कि इंडियन लोगों को बाई नेचुरलाइजेशन वहाँ का सिटीजनशिप नहीं मिल सकता है। तो सेम इंडिया भी वही करता है कि पाकिस्तानी को आपको एज इन नेचुरलाइजेशन नहीं मिल सकता है। ठीक है, सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन नहीं मिल सकता है। साथ ही साथ एक न्यू टेरिटरी जो है, अगर मान लो इंडिया का पार्ट बन जाता है तो जो पर्सन उस टेरिटरी का जो है वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ, है ना, भले टाइम लगेगा लेकिन समझ में अच्छे से आना चाहिए। अब देखो, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में बी लॉस्ट। अब कैसे हो सकता है? तो रेनशिएशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। इफ़ अ सिटीजन जो है, मान लो रेनशिएशन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो कैसे ये हो सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं सिटीजनशिप। ठीक है कि ठीक है मुझे अब इंडिया का पार्ट नहीं रहना है। टर्मिनेट हो सकता है उनका सिटीजनशिप। मान लो इफ़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो उनका सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और तीसरा है डेप्रीविएशन, ये है ना, आपको समझ में आना चाहिए। पहला हो गया आपका रेनशिएशन, दूसरा हो गया आपका टर्मिनेशन और तीसरा हो गया आपका डेप्रीविएशन। तो डेप्रीविएशन जो है सिटीजनशिप का, वो कैसे? बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग। अब देखो, हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, यही मैं कह रहा था। देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 जो है वो क्या करता है कि वो एक बिल है जो पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया, जो कहता है कि मतलब वो राज्यसभा से भी अप्रूव हुआ है कि दिसंबर 11, 2019 को 125 मेंबर जो है सपोर्ट करते हैं लेजिस्लेशन, वाइल 105 जो है वो अपोज करते हैं। देखो, जाहिर है डेमोक्रेसी है तो अगर सही चीज़ भी हो सकता है, गलत कभी कभी लोगों से बोलते हैं लोग, है ना, तो छोड़ो वो सब आपको नहीं पढ़ना है। बिल जो है वो पास कर दिया गया लोकसभा के द्वारा दिसंबर 9, 2019 को, जिसमें 311 मेंबर ने वोट किया इन द फेवर और 80 मेंबर ने अपोज किया। बिल जो है अमेंड करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, जो बेसिकली कहता है कि इलीगल माइग्रेंट ऑफ 6 कम्युनिटीज़ फ्रॉम। देखो, अगर मान लो कोई गलती से या फिर जानबूझ के इलीगली इंडिया में आता है 6 कम्युनिटी का, कहाँ से? फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। द कम्युनिटी जो है वो कौन से होने चाहिए? मान लो इलीगली वो एंटर करते हैं ना, तो 6 कम्युनिटीज़ जो है वो कौन से होने चाहिए? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियन। ये लोग अगर एंट्री लेते हैं तो वो बन सकते हैं इंडिया का पार्ट। अगर वो और किसी के जैसे मुस्लिम रहे तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते हैं। बिल जो है वो क्या कहता है कि वो रिलैक्स करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस इन इंडियन फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन फ्रॉम 11 ईयर टू 5 ईयर। ये 5 ईयर कर दिया गया था। ठीक है, कि अगर आप 5 साल रह लेते हो ना इस कम्युनिटी के लोग फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, देन यू वुड बी कंसिडर्ड एज इंडियन सिटीजन फॉर अ पर्सन बिलोंगिंग टू सेम 6 रिलीजियन एंड 3 कंट्रीज, है ना। आई होप दैट यू आर गेटिंग। बहुत धीरे से और बहुत सही तरीके से मैंने आपको बता दिया कि वो प्रावधान जो पहले 11 वर्ष था कि इनकेस इफ यू आर फ्रॉम, सॉरी ये क्या in case if you are a Hindu, a Sikh, a Buddhist, a Jain or a Christian and you are belonging from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, then instead of 11 year, if you are residing in India for 5 years, then you would be considered as a citizenship of India, मतलब citizen of India, right?
आई होप दैट यू आर गेटिंग। प्रोविजन जो है बिल का वो बेसिकली अप्लाई नहीं करेगा ऑन ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, जो कि इंक्लूड करता है 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज एरिया विच आर रेगुलेटेड थ्रू द इनर लाइन परमिट। ठीक है, ILP से जो बेसिकली इनर लाइन परमिट से जो रेगुलराइज्ड है उस एरिया में ये प्रावधान नहीं चलेगा, इट वोंट वर्क ओवर देयर, जो बेसिकली इंक्लूड करता है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। साथ ही साथ इंक्लूशन ऑफ मणिपुर जो है इन इनर लाइन परमिट जो है वो अनाउंस कर दिया गया था दिसंबर 10 2019 को। ठीक है, इंक्लूशन ऑफ मणिपुर हो गया था। अब देखो, ऑन दोस माइग्रेंट फ्रॉम द एफोरेस्टेड कंट्रीज जो है will be eligible for Indian citizenship who entered India on or before December 31st 2014, है ना। दिसंबर 31 2014 के पहले अगर एंटर ले लेते हैं तो वो एज एन इंडियन सिटीजन कहला जाएंगे। ठीक है, वही है, 2019 तक 5 साल हो जा रहा था और वो 5 साल से काउंट हो जा रहा था। अब देखो, प्रेसिडेंट जो है वो अकॉर्ड करते हैं अपने एसेंट को टू द बिल ऑन December 12 2019। साथ ही साथ CAB नाउ बिकम CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है वो बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वो एक्ट बन जाता है। प्रोविजन जो है बेसिकली ऑफ द गिवन सिटीजनशिप इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप ऑफ द मदर was introduced in 1992 और इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992। आई होप दैट आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेल मैनर। बस मार्क कर देते हैं, मार्क करना इंपॉर्टेंट होता है। तो कम्युनिटी कौन कौन था? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड क्रिश्चियन। कंट्री कौन सा था? 6 कम्युनिटीज और कंट्री कौन सा था? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। और 11 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया फॉर द पर्सन बिलोंगिंग टू 6 रिलीजन एंड 3 कंट्रीज। ठीक है, इतना ही कहना था। अब चलिए, अब हम लोग चले जाएंगे मेन टॉपिक में, फंडामेंटल राइट्स में। इंपॉर्टेंट है, फटाफट कंप्लीट कर देना है। देखो, 6 फंडामेंटल राइट जो है हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, पर्टिकुलर फ्रीडम्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, है ना। सारा आर्टिकल बताया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि स्टेट जो है वो कोई डिनाई नहीं कर सकते, किसी पर्सन को वंचित नहीं कर सकते फ्रॉम इक्वालिटी। मतलब ईच वन विल हैव इक्वल राइट्स बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसी में 31A, B, C ऐसे ही स्टार्ट होता है। ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 जब आएगा तो 31B खत्म हो जाए, 31B आएगा तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 हट जाएगा। बहुत कंसर्न है, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, तो राइट टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज, मतलब या तो आप एक्वायर कर सकते हो, या तो होल्ड कर सकते हो, या दे सकते हो। और किसी भी प्रॉपर्टी को वो सीज कर दिया गया टू बी ए फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल राइट नहीं रह सकता है। ये पहले आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता था, लेकिन उसको अब क्या कर दिया गया है, उसको लीगल राइट बना दिया गया है फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, और उसको शामिल कर दिया गया आर्टिकल 300 क्लॉज ए में। मतलब इट हैज़ बिन इंसर्टेड इन आर्टिकल 300 क्लॉज ए। एक्सेप्शन जो है प्रोविजन का ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ अलाउड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, क्या क्या एक्सेप्शन है कि आपको प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी कहीं कहीं फॉलो नहीं हो सकता है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है स्टेट के इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज और परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। मतलब इन केस इफ ही इज परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस देन ही इज नॉट आंसरेबल। यही आर्टिकल 14 का कुछ मतलब एक्सेप्शंस है। ठीक है, दूसरा है कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो कैन बी इशूड किया जा सकता है और कंटिन्यू किया जा सकता है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ना वो उनके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता है कहीं भी, कोई भी कोर्ट में। दूसरा, नो सिविल प्रोसीडिंग जो है इन विच रिलीफ इज क्लेम्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो इंस्टीट्यूट किया जा सकता है उनके कार्यकाल में ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन पर्सन कैपेसिटी विदाउट अ प्रायर नोटिस ऑफ 2 मंथ। मतलब यू नीड अ प्रायर नोटिस ऑफ 2 मंथ अगर आपको कोई प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चलाना है। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग। देखो, अबव टू इम्यूनिटी जो है वो बार नहीं करता है इम्पीचमेंट। मतलब आप इम्पीच कर सकते हो, 14 डे नोटिस देना पड़ता है, 14 डे नोटिस तो शायद स्पीकर को है ना। देखो, इम्पीचमेंट का वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। देखो, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का एज इन इम्पीचमेंट जो है अगर आपको करना है तो मतलब जितने भी प्रिविलेजेस उनको मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको इम्पीच नहीं कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली यू कैन इम्पीच हिम।
हाँ, डेफिनेटली यू कैन इम्पीच हिम। उसके बाद प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, सूट और अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, है ना, ये आपको समझ में आएगा। फिर एक्सेप्शन जो है वो एक्नॉलेज किया जाता है बाय द कमिटी ऑफ द नेशंस इन एवरी सिविलाइज्ड कंट्री इन फेवर ऑफ फॉरेन सोवेरेनिटी एंड एम्बेसडर। ठीक है, ये सब उतना आपको नहीं जानना है, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं। हो गया, इम्पीचमेंट जो है 14 डेज एडवांस नोटिस आपको देना पड़ता है, ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब देखिए आगे देखते हैं। गारंटी जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन इज गारंटी ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन इन इक्वल सर्कमस्टांसेस परमिटिंग द डिफरेंशिएशन इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। जैसे कि देखो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो वो क्या स्टेट करता है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी भी सिटीजन्स को, मतलब स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, है ना। वहीं पे कोई भी सिटीजन जो है, नो सिटीजन जो है शैल ऑन ग्राउंड ऑन ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम कैन बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और एनी यूज ऑफ वेल्स, टैक्स, बातिंग, मतलब कहीं पे आप उसको बहिष्कृत, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट देम। नथिंग इन दिस आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल जो है वो प्रिवेंट कर सकता है स्टेट को जो कि बना सके फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, चिल्ड्रन और एनी सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप उनके लिए कुछ अलग नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, राइट। आर्टिकल 16 जो है वो गारंटी करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जैसे कि देखो देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट्स। साथ ही साथ कोई भी स्टेट जो है, मतलब कोई भी सिटीजन जो है शैल ऑन ग्राउंड ओनली, नो सिटीजन, कोई भी सिटीजन को ऐसा नहीं है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी रिलीजन, रेस और कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम वो इनएलिजिबल है फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। अब देखो मंडल कमीशन केसेस क्या है कि एक 9 जज बेंच सेटअप किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो बेसिकली ले डाउन करता है इंदिरा सवानी केस, जो पॉपुलरली बोला गया है मंडल कमीशन केस, जो क्या है तो रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो प्रोविजन है वो क्या कहता है कि वो प्रोविजंस कैन बी मेड इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड क्लास के फेवर में आप प्रोविजन बना सकते हो, कहाँ पे, तो एम्प्लॉयमेंट बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन जो है वो बेसिकली डिनाई नहीं करते हैं, इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और कास्ट में भी ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास। अब देखो बैकवर्डनेस जो है वो बेसिकली कंटेम्पलेट ऑफ आर्टिकल 16+4 है, जो मेनली सोशल मतलब बैकवर्डनेस को के बारे में बताया गया है। इट नीड नॉट बी बोथ सोशल एंड एजुकेशनल। साथ ही साथ इनकम और एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली लिया जा सकता है, कैन बी टेकन एज अ मेजर ऑफ सोशल एडवांसमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रीमी लेयर ऑफ द गिवन कास्ट कैन बी एक्सक्लूडेड, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। क्रीमी लेयर के हिसाब से आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो कि उनको वो बैकवर्ड क्लास में नहीं है। ओबीसी वाला समझ में आ रहा होगा, है ना। वही कह रहा है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी और पैसा है तो आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हो और आपको ऐसे बैकवर्ड ट्रीट नहीं किया जाएगा। रिजर्वेशंस कंटेम्पलेटेड इन आर्टिकल 16+4 जो है शुड नॉट एक्सीड 50%। तो रिजर्वेशन कितना नहीं, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50%। लेकिन अभी तो बहुत सारे स्टेट जैसे झारखंड हो गया, सदर्न स्टेट में आंध्र प्रदेश हो गया, बहुत सारे स्टेट है जो इस क्लॉज को 50% को क्रॉस कर चुका है। द रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट अंडर आर्टिकल 16+4 इज कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट ओनली एंड कैन नॉट एक्सटेंड टू प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन इन प्रमोशन। मंडल कमीशन जो है बेसिकली सेटअप किया गया था 1979 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बिंदेश्वर प्रसाद बीपी मंडल और एमपी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। उसके बाद 77th अमेंडमेंट जो है बेसिकली प्रोवाइड किया गया था टू कंटिन्यू द रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ SC एंड ST। आइडेंटिफिकेशन जो है वो बेसिकली बैकवर्ड क्लास का ये सब्जेक्ट टू है जुडिशियल रिव्यू। और आर्टिकल 17 जो है वो इंश्योर करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, फिर से बताते हैं। आर्टिकल 17 जो है वो बेसिकली क्या करता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। देखो हम लोग एक एक करके सारा आर्टिकल कर रहे हैं ना, तो अभी हम लोग ने आर्टिकल 17 तक कवर कर लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि आर्टिकल कवर नहीं हो रहा है, पढ़ते भी जा रहे हैं और आर्टिकल कवर भी होते जा रहा है, राइट। तो देखिए आर्टिकल 17 क्या कहता है,
अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। द वर्ड अनटचेबिलिटी जो है बेसिकली डिफाइन नहीं किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द रिलेवेंट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। साथ ही एज्यूम किया गया है कि वर्ड जो है इसको एज इन कोनोटेशन में लिया जाएगा। और आर्टिकल 18 जो है वो इंश्योर करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल, कि कोई भी तरह का, जैसे महाराज धीराज हो गया, वैसा टाइटल जो है आप एज इन अपने नाम के आगे सफिक्स या फिर प्रीफिक्स में नहीं लगा सकते हो। ये प्रिवेंट करता है स्टेट को फ्रॉम कफरिंग एनी टाइटल। ये बेसिकली बैन करता है ओनली अगेंस्ट द स्टेट्स एंड नॉट अगेंस्ट अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन सच एज यूनिवर्सिटीज। स्टेट जो है बेसिकली इज नॉट डिपार्टेड फ्रॉम अवॉर्डिंग द मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, है ना, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को एज इन डिपार्ट नहीं करता, इवन दो दे मे बी यूज्ड एज अ टाइटल। देखो स्टेट जो है वो प्रिवेंट नहीं करता है फ्रॉम कन्फर्निंग एनी डिस्टिंक्शन और अवार्ड विच कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टाइटल। जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये कैन नॉट बी यूज्ड बाय अ रेसिपिएंट। ठीक है, भारत रत्न कुछ नाम हो गया उनका, तो आप यूज नहीं कर सकते एज अ टाइटल, देयरफॉर डज नॉट कम विद एन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन। आगे देखते हैं, आर्टिकल 19 जो है वो प्रोवाइड करता है 6 फ्रीडम, जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, फिर से देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली और विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियन, फिर फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ठीक है, तो आप कुछ भी देखो, एक फिर से देख लेते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन। ठीक है, SAA, उसके बाद आपको याद रखना चाहिए MRP। MRP में क्या आएगा, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू रिसाइड और फ्रीडम टू प्रैक्टिस। बाकी इधर तो हो गया ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन। ठीक है, आपको आई होप दैट यू आर गेटिंग, बहुत आसानी से मैंने बता दिया। SAA फिर से लिख देते हैं, SAAMRP। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, स्टेट जो है वो इम्पोज कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। साथ ही इन सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट जो है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंटली और मोरालिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशंस और इंसाइटमेंट टू एनी ऑफेंसेस। अब देखो रेस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज कर दिया जा सकता है ऑन द राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन इन इंटरेस्ट ऑफ द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या फिर पब्लिश कर सकते हैं ऑर्डर और मोरालिटी। रेस्ट्रिक्शन जो है वो भी इम्पोज कर दिया सकता है ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रिसाइड एंड सेटल इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना। मतलब देखो ये सब एक्सेप्शन कुछ कुछ बता रहा है कि आप ये सब हम लोग रोक सकते हैं किसी दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ स्टेट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है वो नेसेसरी है किसी एक काम या प्रोफेशन को एक्वायर करने के लिए या फिर करने के लिए। ठीक है, होता है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वो स्टेट कर सकता है। और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेस, स्टेट जो है वो एक्सक्लूड कर सकता है किसी सिटीजन्स को फ्रॉम अ बिजनेस और इंडस्ट्री बाय द गवर्नमेंट और बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब स्टेट जो है वो कुछ भी कर सकता है, बस एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पे होना चाहिए। साथ ही साथ देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन, ऐसा कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटी करता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, बिकॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है बेसिकली इंक्लूड कर दिया गया इन वाइडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो बेसिकली गारंटी करता है अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19। मतलब कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस को गारंटी इसलिए नहीं करता है कि एक्सप्लिसिटली देखा जाएगा तो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 20 जो है बेसिकली गारंटी करता है कुछ ऐसा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। मतलब देखो कुछ आप गलती कर दिए हो, कुछ गुनाह कर दिए हो, तो आपको कन्विक्शन जो किया जाएगा वो गारंटी करता है कुछ प्रोटेक्शन। जैसे देखो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन जो है कॉमनली नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, वो प्रोहिबिट करता है, मतलब पिछले कुछ गुनाह को फिर से आप उसका केस खुलवा के उसको सजा नहीं दिलवा सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा। डबल जियोपार्डी, मतलब एक ही गुनाह के लिए बार बार सजा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी को डबल जियोपार्डी और पनिशमेंट ऑफ सेम ऑफेंसेस फॉर मोर देन वंस। फिर कंपल्शन टू गिव सेल्फ इंक्रिमिनेशन एविडेंस, मतलब आप खुद के लिए गवाह नहीं बन सकते हो। ठीक है, यू कांट बी गवाह फॉर योर ओन सेल्फ। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा।
अब देखिए आर्टिकल 21 थोड़ा देखते हैं। आर्टिकल 21 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली प्रोवाइड करता है कि कोई पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑन हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ। जिसके बाद देखो अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ और ड्यू प्रोसेस मतलब प्रोसीजर मतलब सब कोई मतलब मेरा वचन ही है शासन, वो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ बोला जाता है कि जो लिखा गया है वही होना चाहिए। और ड्यू प्रोसेस जो है वो ऐसा लॉ है, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोर्ट जो है वो अज्यूम करता है पावर ऑफ डिक्लेरेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनी लॉ बेसिकली जो डिप्राइव करता है पर्सन को ऑफ हिज लिबर्टी विदाउट रीजनेबल एंड फेयरनेस, मतलब उनके राइट्स को मिलना चाहिए चाहे वो गलत हो चाहे नहीं हो। अब देखो इंग्लैंड कोर्ट जो है उसके पास, इन इंग्लैंड कोर्ट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है जो इनवैलिडेट करता है ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। और इन केस ऑफ गोपालन सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्बेडेड द इंग्लिश कंसेप्ट। और मेनका केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लॉ जो है वो बनाया गया है बाय द स्टेट जो बेसिकली सीक करता है कि डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ प्रोटेक्शन फॉर सच डेप्रीविएशन विच मस्ट नॉट बी आर्बिट्ररी, मतलब वो अनफेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी लोगों को या फिर किसी पर्सन को आप उसके राइट से वंचित कर रहे हो तो उसके हित में होना चाहिए। ठीक है, उनके लिए होना चाहिए वो। इफ फॉलो करता है सच लॉ शैल बी इनवैलिडेट इफ वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना होगा। ठीक है, उसके हित के लिए वो काम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 21A ये क्या कहता है। आर्टिकल 21A जो है वो क्या कहता है, राइट ऑफ एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ये न्यूली 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये डाला गया था। ये इंपॉर्टेंट है ना, पूछता है। आर्टिकल 21A जो है राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 16 to 14 ये आपको याद रखना होगा, टू फंडामेंटल राइट्स। आगे देखते हैं आर्टिकल 22 जो है प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन जो है हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट। ठीक है, मतलब ये कहता है आर्टिकल 22 कि कोई पर्सन, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट, मतलब वो क्यों अरेस्ट किया गया है उनको बताए बिना आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। कोई भी नो अरेस्टेड पर्सन कैन बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, मतलब किसी को आप अरेस्ट कर लिए हो तो उनको वकील के पास जाना, मतलब वकील से मिलना उनका हक रहेगा। साथ ही साथ एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन द कस्टडी इज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स, मतलब 24 घंटा खत्म होते होते आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उनको पहुंचाना होगा। ठीक है, एज इन पेश करना होगा। ऑफ द अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट, मतलब वो आना जाना वाला टाइम जो है उसको आप हटा दो, तो 24 घंटा में आपको उनको मजिस्ट्रेट के पास मौजूद पेश करना होगा। ठीक है, कोर्ट मजिस्ट्रेट नो सच पर्सन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा गया है कि द अबव सेफगार्ड जो है बेसिकली अवेलेबल नहीं है टू एनिमी एलियन, मतलब एनिमी एलियन के लिए जरूरी नहीं है। ए पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अथोराइज करता है कि लेजिस्लेचर जो है वो क्या कर सकते हैं, टू मेक लॉ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अथोराइज करता है लेजिस्लेचर को कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अपना लॉ बना सकते हैं फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। साथ ही साथ मेंटेन कर सकते हैं पब्लिक ऑर्डर को अपने आप से, और मेंटेन कर सकते हैं सप्लाईज और सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी और फॉर रीजनेबल कनेक्टेड विद डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, ये आर्टिकल 22 में ही कहा गया है। आर्टिकल 23 जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट, जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है उसको आप कैसे कैसे बचा सकते हो। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर्स एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर वो प्रोहिबिट किया गया है। स्टेट जो है वो क्या कर सकते हैं, कंपलसरी सर्विस लगा सकते हैं फॉर पब्लिक पर्पसेज, साथ ही इम्पोज कर सकते हैं सच सर्विसेज को। द स्टेट कैन नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और एनी ऑफ देम। ठीक है, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत ही आ रहा है। साथ ही साथ स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है किसके लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए ऑफ द चिल्ड्रन इज मेड अंडर आर्टिकल 24, जो बेसिकली प्रोवाइड करता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। तो वैसे बच्चे, आर्टिकल 24 ये कह रहा है कि वैसे बच्चे जिनका एज 14 ईयर से कम है उनको आप फैक्ट्री वर्क में यूज़ नहीं कर सकते हो, या फिर माइन या फिर एंगेज नहीं कर सकते हो इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में।
आर्टिकल 25-28 जो है वो बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे कि देखो आर्टिकल 25 to 28 जो है ना वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताता है, जिसमें आर्टिकल 25 जो है वो प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और फ्री प्रोफेशन, साथ ही साथ प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियस सब्जेक्ट्स टू पब्लिक ऑर्डर, मोर्टेलिटी एंड हेल्थ। आर्टिकल 25 जो है वो स्टेट करता है कि स्टेट जो है वो रेगुलेट कर सकता है रिलीजियस एक्टिविटीज़, साथ ही साथ प्रोवाइड कर सकता है सोशल रिफॉर्म्स थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मतलब हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं ऑफ पब्लिक कैरेक्टर्स टू ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदू। वहीं आर्टिकल 26 जो है वो गारंटी करता है कि राइट टू ऑल द रिलीजियस ग्रुप जो है वो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, साथ ही स्टैब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, साथ ही साथ मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 26 कह रहा है, ठीक है, गारंटी करता है कि आप अपना रिलीजियस ग्रुप जो है वो फॉर्म कर सकते हो और पब्लिक ऑर्डर में और मोरालिटी में और हेल्थ सर्विसेज में उनको अपना राइट्स मिला है। साथ ही साथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं सच प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। स्टेट जो है वो कैन नॉट कंपेल एनी सिटीजन टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन, मतलब किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको टैक्स पेमेंट करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है, या फिर मेंटेन करने के लिए कंपेल पैसा देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है कैन बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन ऑन द स्टेट फंड्स। साथ ही साथ जब वेयर रिलीजियस कम्युनिटी इज इन द माइनॉरिटी, कोई रिलीजियस कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनेबल करता है टू प्रिजर्व इट्स कल्चर, उसके कल्चर को प्रिजर्व करना है, रिलीजियस इंटरेस्ट को रखना है, टू प्रोवाइड दैट स्टेट शैल नॉट इम्पोज अपॉन एनी कल्चर और अदर देन कम्युनिटी ओन कल्चर, है ना। अब देखिए सच कम्युनिटी जो है शैल बी राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द चॉइस एंड द स्टेट शैल नॉट इन granting aid to education institution discriminate against such an educational institution maintained by minority community on the ground that under the management of religious community। साथ पूरा कॉम्पनसेशन जो है वो पे किया जाएगा अगर स्टेट जो है सीक करता है फिर एक्वायर करता है प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये आर्टिकल 30 क्लास 1 बताता है, मतलब आर्टिकल 30 क्लास 1 का ए। वहीं पे फंडामेंटल राइट जो है बेसिकली गारंटी करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है नॉट ओनली against the action of executive but also against the legislature। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है जो बेसिकली टर्म किया गया था एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी.आर. अम्बेडकर हैज़ बीन गारंटीड बाय आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिट्स, पार्ट 50 रिट्स, है ना। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे रिट्स। देखो रिट्स स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग पहले ये देख लेते हैं रिट्स एक्चुअल में कहाँ से लिया गया है। तो ये borrowed from इंग्लिश लॉ, ठीक है, लिख दें यहाँ पे borrowed from इंग्लिश लॉ, राइट। देखो अब एक एक करके हम लोग सारा देख लेंगे। देखो मेन यहाँ पे ना यहाँ से स्टार्ट होता है हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेसरी। ओके देखो एक्चुअल में होगा ना कि इन केस इफ़ योर फंडामेंटल राइट्स इज अफेक्टेड, इफ इन केस योर फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्टेड with the help of writ, that is article 32 and article 226, ठीक है, you can move on to सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली। देखो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो जुडिशरी हैज़ बीन आर्म्ड विद द पावर टू इशू द रिट्स, ठीक है। इन केस इफ़ योर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन अफेक्टेड यू कैन मूव ऑन टू द कोर्ट। पावर जो है जो इशू करता है रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास पावर है जिस देखो अपार्ट फ्रॉम दिस इन केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में देखते हैं तो किसका नैरो है, तो सुप्रीम कोर्ट का नैरो है एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट, ठीक है। वाइड जुरिडिक्शन है, नैरो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इफ इन केस योर फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्टेड देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। वेयर एज अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है फॉर द पर्पस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल्सो फॉर रिड्रेस एनी अदर इंजरी और इलीगैलिटी,
ठीक है, मतलब हाई कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है नॉट ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर एनी अदर इंजरी और इलीगैलिटी। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट के पास ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स के लिए है जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है रिट अगेंस्ट एनी पर्सन और गवर्नमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है रिट अगेंस्ट अ पर्सन, गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी ओनली इफ दे आर लोकेटेड विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, है ना। उस टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑल विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी रिट इशू कर सकता है। रिट जो है, अब देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो हेबियस कॉर्पस जो है वो कॉल फॉर द पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड अनदर टू प्रोड्यूस द लेटर बिफोर द कोर्ट। देखो, अगर हेबियस कॉर्पस सिर्फ अगर नॉर्मली देखा जाए तो इसका होता है, वेट आई विल राइट ओवर हियर, टू हैव अ बॉडी, ठीक है, कैन बी इशूड बोथ फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। इन केस अगर आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करते हो तो आपको हर एक चीज़ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंडिविजुअल्स के लिए एक्चुअल में रहता है लेटर बिफोर द कोर्ट इन ऑर्डर टू लेट द कोर्ट नो ऑन व्हाट ग्राउंड हैव बीन कन्फाइंड, मतलब किस बेसिस पे यू हैव बीन कन्फाइंड, और टू सेट हिम फ्री इफ देयर इज नो लीगल जुरिडिक्शंस और इम्प्रिजमेंट। द वर्ड हेबियस कॉर्पस लिटरली मीन्स टू हैव अ बॉडी, है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू हैव बॉडी। रिट जो है एड्रेस किया जा सकता है किसको, तो ऑफिशियल और प्राइवेट पर्सन को हु हैज़ अनदर पर्सन इन हिज कस्टडी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैंडमस। मैंडमस का मतलब मैं पहले ही बता देता हूँ, ये फ्रॉम कोर्ट टू पब्लिक ऑफिसर्स के लिए है, ठीक है। लिखते थे यहाँ पे फ्रॉम कोर्ट टू पब्लिक ऑफिसर्स, राइट, ठीक है। देखो, मैंडमस लिटरली मीन करता है कि अ कमांड, ये बेसिकली कमांड है टू द पर्सन टू whom it is addressed to perform some public or quasi-public legal duty which has refused to perform and the performance of which can be enforced by any other adequate legal remedy। मैंडमस जो है वो कहाँ पे नहीं किया जा सकता है, तो कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज स्टेट, ठीक है। अब देखो, रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, तो प्रोहिबिशन नाम ही से बता सकता है कि प्रोहिबिट कर रहे हैं, फॉरबिड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टू हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट होगा, ठीक है। टू हायर टू मतलब फ्रॉम हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट होगा। देखो, प्रोहिबिशन जो है रिट है जो इशू किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा टू इंफीरियर कोर्ट, जो बेसिकली फॉरबिड करता है, रोकता है, फॉरबिडिंग द लेटर टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग, मतलब उस प्रोसीडिंग को रोकने के लिए। देयर इन एक्सरसाइज इफ इट्स जुरिडिक्शंस और usurps jurisdictions with which it is legally vested। देखो, मैंडमस जो है बेसिकली अवेलेबल है नॉट ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल अथॉरिटी, लेकिन साथ ही साथ अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, प्रोहिबिशंस एंड सेशनरीज एंड आर इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। प्रोहिबिशन जो है, दो प्रोहिबिशन एंड सेशनरी जो है बोथ इशू किया जाता है अगेंस्ट द कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सरसाइजिंग द जुडिशरी और क्वासी जुडिशियल पावर, लेकिन सेशरी जो है बेसिकली इश्यू किया गया है टू क्वैश एन ऑर्डर, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड टू हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू क्वैश अ डिसीजन, किसी डिसीजन को हटाने के लिए, ठीक है, और डिसीजन ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। वाइल प्रोहिबिशन जो है बेसिकली इशू किया जाता है कि आप प्रोहिबिट करो कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को फ्रॉम मेकिंग अल्ट्रा वर्स ऑर्डर और डिसीजन, मतलब किसी ऑर्डर को क्वैश हटाने के लिए सर्सेसरी रहता है, वहीं पे रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, प्रोहिबिशन के लिए ये बेसिकली प्रोहिबिशन रहता है। प्रोहिबिशन जो है वो ऑलवेज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, मतलब कोई अगर प्रोसीडिंग रुका हुआ है उसके दौरान प्रोहिबिशन यूज़ किया जाता है। एंड बिफोर द ऑर्डर इज मेड, सर्जरी जो है बेसिकली इश्यू किया जाता है ओनली आफ्टर द ऑर्डर हैज़ बीन मेड। मतलब ये आपको याद रखना है कि प्रोहिबिशन जो है वो प्रोसीडिंग के पहले होता है, सर्जरी जो है इशूड ओनली आफ्टर द ऑर्डर हैज़ बीन मेड। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना।
अब नेक्स्ट हम आते हैं कोरांटो में। कोरांटो बेसिकली क्या है? ये बेसिकली टू हैव अथॉरिटी होता है। बेसिकली प्रोसीडिंग जो है इज अ प्रोसीडिंग वेयर बाई कोर्ट जो है वो इंक्वायरी करता है इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम, मतलब जो क्लेम है वो सही है या नहीं है। विच अ पार्टी असर्ट्स टू पब्लिक ऑफिस एंड टू, मतलब एक पार्टी जो है वो पब्लिक ऑफिस में कुछ बताता है, मतलब सरकारी संस्थान में बताता है, वो कितना सही है कितना गलत है वो कोरांटो के द्वारा पता लगाया सकता है। टू आउस्ट हिम फ्रॉम द एन्जॉयमेंट इफ द क्लेम इज नॉट वेल फाउंड। कंडीशन जो है बेसिकली नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ रिट्स ऑफ कोरांटो आर एज फॉलोस, मतलब कोरांटो एज एन इशू करने के लिए क्या क्या फेवरेबल प्रोस्पेक्ट्स होना चाहिए। तो ऑफिस जो है मस्ट बी पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट संस्थान होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ऑफिस जो है मस्ट बी सब्सटेंटिव one and not merely the function or employment of servant at will and during the pleasure of another. If there has been a contraventions of constitution or statute or statutory instrument in appointing such person to that office. Limitation जो है on the enforcement of fundamental rights are as follows. क्या क्या लिमिटेशन है फंडामेंटल राइट्स में? तो पार्लियामेंट जो है उनके पास पावर है कि मॉडिफाई कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उनको प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ और मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम ऑर्गेनाइज कर पाए। ये आर्टिकल 33 में दिया गया है। वहीं पे जब मार्शल लॉ इन्फोर्स रहता है, ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो इंडेंटिफाई एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम। ये कहाँ दिया गया है? ये आर्टिकल 34 में दिया गया है। उसके बाद कुछ फंडामेंटल राइट जो हैं वो गारंटी किए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में रिमेन सस्पेंडेड वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, ये सारा हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। आर्टिकल 358, 359, है ना, क्या क्या है। मतलब आर्टिकल 358 क्या कहता है कि एज सुन एज द इमरजेंसी इज इम्पोज्ड योर आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली रिवोक्ड, हट जाता है। ठीक है, और 359 कहता है कि विच ऑल आर्टिकल्स आर वर्किंग और इन ऑपरेशन वाइल द स्टेट इज इन इमरजेंसी, है ना। ये सारा कुछ पढ़ेंगे जितना बुक में दिया है, ठीक है, नहीं तो एक्स्ट्रा हम लोग कुछ और इसमें ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन ये क्या कहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये गारंटी किया गया है कि हर सिटीजन को, मतलब टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 विच केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005। साथ ही साथ ये बेसिकली इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इंटेल्स अ क्लॉज फॉर द पेनल्टी इन केस ऑफ डिले इन गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है कि बेसिकली सेटअप किया गया है एट सेंट्रल और स्टेट लेवल, जो बेसिकली ओवरसी करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये है क्या है? देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर बोला जाए तो देखो इससे पहले ना ये सब बहुत कुछ छूट गया है कि आर्टिकल 31A क्या है, आर्टिकल 31B क्या है, ये सब थोड़ा छूटा हुआ है, तो वो हम लोग मतलब बाद में भी देख लेंगे। फिलहाल DPSP देख लेते हैं, और DPSP देखने से पहले ये हमको पता होना चाहिए DPSP कहाँ से कहाँ है। तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपका DPSP है। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है बेसिकली कंटेंट है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एम करता है कि आपको प्रोवाइड करना है सोशल और इकोनॉमिक बेस ऑफ अ जेन्युइन डेमोक्रेसी। अब इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव्स अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो ब्रॉडली स्पीकिंग देखा जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एम किया गया है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस और अशरिंग इन अ वेलफेयर स्टेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखो सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल हम देखते हैं तो ये क्या क्या रिक्वायर करता है कि दो स्टेट जो है प्रोवाइड करना है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन, मतलब सबको कुछ ना रोजी रोटी के लिए लाइवलीहुड रहना जरूरी है। प्रिवेंट द मतलब इकोनॉमिकली मतलब लोगों को अपग्रेड करना है ना। साथ ही साथ टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, साथ ही साथ इंश्योर करना है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेस। उसके बाद टू सिक्योर द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑफ ऑल ऑफ मैन एज वेल एज वुमेन, इंश्योर करना है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
लेजर फॉर ऑल वर्क्स, प्रोवाइड करना है नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटेट करना है टू चिल्ड्रन एंड यूथ टू प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशंस एंड टू मेक एफर्ट्स टू सिक्योर देयर राइट्स टू वर्क, मतलब एफर्ट लगाना है कि उनके राइट्स को सिक्योर करना है, राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, ओल्ड एज एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपका सोशियो इकोनॉमिक। अब देखिए गांधीयन प्रिंसिपल कुछ है, एज इन मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है ये सब सोशल गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल और सोशलिस्ट, है ना, सोशियो इकोनॉमिक। देखो गांधीयन सेकंड दो देयर आर दीज आर द एम्बॉयमेंट ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम फॉर रिकंस्ट्रक्शन। ये क्या क्या इंक्लूड करता है कि इस्टेब्लिश करना है विलेज पंचायत को टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब विलेज पंचायत रहेगा तो आपका सेल्फ गवर्नमेंट भी रहेगा। साथ ही साथ प्रमोट करना है एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करना है, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करना है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। साथ ही साथ प्रोहिबिशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स, प्रिवेंशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउस, काफ्स एंड अदर मिल्क कैटल एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपका गांधीयन प्रिंसिपल। थर्ड है लिबरल प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है बेसिकली बेस्ड है ऑन लिबरल थिंकिंग और साथ ही साथ एम्फेसाइज करना है नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द कंट्री, है ना, गोवा यूके, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द कंट्री। फिर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अपॉन द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, तीसरा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये डीपीएससी में दिया हुआ है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन। साथ ही साथ फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री अलॉन्ग द साइंटिफिक लाइंस। फिर फिफ्थ है सिक्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सिक्स्थ है सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। और सेवेंथ है प्रोटेक्ट करना है मॉन्यूमेंट्स को, प्लेसेस को ऑफ आर्टिस्ट एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को। ठीक है, रियल सिग्निफिकेंस अब देखा जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बेसिकली फैक्ट दैट दे इंटेंड टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ये क्या प्रदान कर रहे हैं, तो दे इंटेंड, दे एक्चुअली प्रोवाइडिंग टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री विदाउट विच पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज फार्स, मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपको नहीं मिल सकता, वो बहुत दूर है इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब दोनों अगर आ जाए क्लास में तो कौन जीतता है। तो फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है लिमिटेशंस अपॉन द स्टेट्स एंड एक्शन, मतलब लिमिट करता है ये एक्चुअली, ठीक है, कि क्या क्या आपको करना है एंड व्हाट ऑल एक्शंस यू आर गोइंग टू प्रोवाइड एंड व्हाट नॉट। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट है, इंस्ट्रक्शन देता है ये, ठीक है, वो एज एन लिमिटेशंस देता है और डीपीएस मतलब फंडामेंटल राइट्स लिमिटेशन देता है और डीपीएससी एज एन इंस्ट्रक्शन देता है। डायरेक्टिव जो है वो रिक्वायर करता है कि वो इम्प्लीमेंट किया जाए बाय द लेजिस्लेशन, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय लेजिस्लेशन। उसके बाद डायरेक्टिव जो है आर नॉट एनफोर्सिएबल, आप इसको ले जाके कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो किसी के खिलाफ, डू नॉट क्रिएट एनी जस्टिसएबल राइट, और उसको आपको जस्टिस नहीं मिलता, मतलब जस्टिस चाहिए, डीपीएसपी को एज एन ऐसा नहीं मान सकते हो इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है बेसिकली एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट है, जैसे कि आर्टिकल 32, 37 टू 26 है ना। उसके बाद इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, फॉर्मर फंडामेंटल राइट जो है वो प्रिवेल करेगा इन द कोर्ट। जैसे देखो एग्जाम्पल हम देखते हैं तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंश्योर करता है कि दो जो हुई डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो नॉट डायरेक्टली एनफोर्सिएबल है, इट वुड बी टोटल इम्यून फ्रॉम द अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाई आर्टिकल 14 एंड 19। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या कहता है कि दिस अटेम्प्ट टू कन्फर अ प्राइमेसी अपॉन द डायरेक्टिव अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स फॉइल किया गया है बाय डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल केस। तो कहाँ पे ये बेसिकली लाया गया था, तो मिनर्वा मिल केस में, जिसमें इफेक्ट लिया है गया कि लॉ जो है वुड प्रोटेक्ट आर्टिकल, मतलब लॉ would be protected by Article 31C only if it has been made to implement the directives in Article 39BC and not any other directives included Part 4। ठीक है, एज इन मुझे लगता है कि आपको 31C पता होना चाहिए। ठीक है, देखो 31C ये कहता है कि प्रोवाइड करता है वैलिडेशन ऑफ लॉ विच मेड बाई इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट
डीपीएसपी मतलब देखो आर्टिकल 39B और सी जो बेसिकली पार्ट 4 इवन दे आर कॉन्ट्रावेंशन विद फंडामेंटल राइट्स दैट इज आर्टिकल 14 एंड 19 मतलब वैलिडेशन ऑफ लॉ विच आर मेड इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी इवन इफ अगर फिर भी कॉन्ट्रावेंशन विद आर्टिकल 14 एंड 19 है जो कि चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती केस में। और वहीं पे 31B बोलोगे कि कोई भी गवर्नमेंट जो है एनीथिंग दैट गवर्नमेंट ब्रिंग्स कांट बी चैलेंज इन कोर्ट अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 ये आर्टिकल 31B बोलता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको फिर से कोर्ट में ऐसे चैलेंज कर दिया गया था क्योतो होलाहान केस में और उसके बाद फिर उसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ले आया गया था। ठीक है सब समझाया जाएगा आपको, है ना। अब देखो तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स। अब हम नेक्स्ट जब आपसे मिलेंगे तो डीपीएसपी डिस्कस करेंगे। ठीक है।